ट्वेल्थ बायोलॉजी में अध्याय 15 में आज हम पढ़ते हैं क्लोनिंग संवाद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। ध्यान रखिए, डीएनए होता है जो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में ले जाता है और उसकी प्रतिकृति में सहायता करता है। ऐसे डीएनए को ही क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। इसकी विशेषता देखें अपन तो ध्यान रखिए, ये परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके और उसको पुनः पृथक कर सके। दूसरी विशेषता कि वो परपोषी कोशिका में अपनी और वांछित जीन की स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सके, खुद की भी और वांछित जीन दोनों की प्रतिकृति कर सके। अच्छा, ये सबसे मेन बात है कि वाहक पर विशेष प्रतिबंधन स्थल या अभिजय स्थल या पोलेंड्रोम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि इस प्रतिबंधन स्थल से या अभिजय स्थल से उसको काट कर वहां पर वांछित जीन को जोड़ा जा सके। और ये काम कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा। अच्छा, अगली विशेषता कि वाहक पर चिन्ह स्थल यानी मार्कर साइट या वर्ण योग्य चिन्ह होना चाहिए। ये क्या काम करता है? तो ये जो वर्ण योग्य चिन्ह है ये रूपांतरज व अरूपांतरज परपोषी कोशिका का चयन करता है। रूपांतरज मतलब जिसमें वाहक पहुंचा है और अरूपांतरज मतलब जिस परपोषी कोशिका में वाहक नहीं पहुंचा है। तो इससे मालूम चल जाएगा कि हमारी कौन सी परपोषी कोशिका में वाहक गया है और कौन सी में नहीं गया है। अच्छा, इसके अलावा परपोषी कोशिका का रूपांतरण करने में सरल और दक्ष होना चाहिए और वांछित जीन या विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति हेतु जो वाहक पर वांछित जीन है इसकी अभिव्यक्ति हेतु वाहक पर प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर और समापक जैसे जीन भी होने चाहिए। अब ये आपको कुछ वाहक के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, शटल वाहक, जीवाणुभोजी, फाज्मिड और ट्रांसपोसोम या जंपिंग जीन। अच्छा, अब ध्यान रखिए, जो ई कोलाई है, इस्चरेशिया कोलाई है, इसमें वाहक के रूप में किस किस का उपयोग करते हैं? तो इसमें प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड, और इन तीनों के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लाज्मिड। इसकी खोज की थी लेडरबर्ग ने, और ये जो जीवाणु है उसमें मुख्य या जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है उस वृत्ताकार डीएनए को ही प्लाज्मिड कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्लाज्मिड में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला, ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त मिलता है। दूसरा, ये वृत्ताकार होगा यानी गोलाकार होगा, द्विरज्जुकी होगा और सर्पिलाकार होगा। ये अपनी प्रतिकृति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अच्छा, ये जीवाणु की वृद्धि और जीवित रहने के लिए आवश्यक भी नहीं है, इस कारण इसको जीवाणु से अलग भी किया जा सकता है। और इसमें वांछित जीन के निवेश के लिए प्रतिबंधन स्थल या पोलेंड्रोम पाए जाते हैं। और ये रूपांतरित परपोषी कोशिका की पहचान के लिए इसमें चिन्ह स्थल या वर्ण योग्य चिन्ह भी पाए जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड में जो जीनों की संख्या है वो 3 से लेकर हजारों तक हो सकती है। और सबसे मेन बात, ये 5 से 10 किलो बेस पेयर लंबे वांछित जीन का स्थानांतरण कर सकता है। 5 से 10 किलो बेस पेयर। तो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन या प्रतिकृति करने वाला जो मुख्य गुणसूत्र के अलग रहने वाली संरचना वो तो प्लाज्मिड कहलाती है। और अगर ये प्लाज्मिड गुणसूत्र से जुड़ जाए तो इसे अधिकाय या एपिसोम कहते हैं। यानी जब तक ये मुख्य गुणसूत्र से अलग है तब तक इसको प्लाज्मिड कहते हैं, और अगर ये मुख्य गुणसूत्र से जुड़ गया तो अब इसे एपिसोम या अधिकाय कहते हैं। अच्छा, और देखिए, प्लाज्मिड पर वांछित जीन को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे, फिर से रेखीय करेंगे और उसके बाद इसके दोनों सिरों के मध्य वांछित जीन को जोड़ करके आरडीएनए बना लिया जाता है। अच्छा, अब ध्यान रखना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सबसे ज्यादा जिस प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं वो है PBr 322 प्लाज्मिड। ये देखिए, PBr 322 प्लाज्मिड का चित्र है। ये जो दो आपको गोले दिख रहे हैं ये वाकई में डीएनए है, यानी अपन ने कहा था ये द्विरज्जु की होता है, तो ये पहला रज्जु और ये इसके ऊपर दूसरा रज्जु। और ये जो छोटे छोटे भाग आपको दिख रहे हैं ये इसके छोटे छोटे खंड यानी डीएनए है। ये जो इको आर फर्स्ट है और AMBAMHI फर्स्ट है, SA सेकंड है, ये क्या है? ये इनके नाम से संबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के पोलेंड्रोम है। अब इसमें खास बात यह है
कि इसमें जो AMPR जीन है और TETR जीन है, ये दो याद रखिएगा, ये दोनों वाकई में वर्ण योग्य जीन है। इनके द्वारा हम ये पहचानते हैं कि हमारा ये प्लाज्मिड कौन सी परपोषी कोशिका में गया है और कौन सी में नहीं गया है। तो ये दो इसके वर्ण योग्य चिन्ह हैं। अच्छा, फिर ये ओरी स्थल यहाँ से अपनी प्रतिकृति करता है। अच्छा, इसके बाद में अब अपन दूसरा शुरू कर रहे हैं, जीवाणु भोजी। ये वाकई में विषाणु या वायरस है और ये क्या करते हैं, जीवाणु में संक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे विषाणु, ये वायरस या जीवाणु में संक्रमण करके उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी या फाज कहते हैं। इसका उदाहरण है लैम्डा जीवाणु भोजी और M13 जीवाणु भोजी। अच्छा, ये याद रखिए, प्लाज्मिड की तुलना में जीवाणु भोजी एक बेहतर वाहक है। क्यों, ये पूछा जाता है। तो पहला, इसमें प्लाज्मिड की तुलना में ज्यादा बड़ा वांछित जीन भेज सकते हैं। कितना, 24 किलो बेस पेयर। हमने अभी देखा था प्लाज्मिड 5 से 10 किलो बेस पेयर का वांछित जीन ले जा सकता है, जबकि जीवाणु भोजी 24 किलो बेस पेयर का ले जा सकता है। अच्छा, और जीवाणु भोजी में प्लाक क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और ये प्लाक क्षेत्र है वो इसका परीक्षण आसानी से किया जा सकता है कि हमारा जीवाणु भोजी किस परपोषी कोशिका में पहुंचा है। और जीवाणु भोजी के DNA पर कोष स्थल के जीन पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, जहां पर कोष स्थल के जीन होते हैं उसी स्थान पर वांछित जीन जोड़कर rDNA बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जो लैम्डा जीवाणु भोजी की तुलना में M13 जीवाणु भोजी का महत्व वाहक के रूप में ज्यादा है। यानी अभी अपने पढ़ा था कि लैम्डा भी जीवाणु भोजी है, M13 भी जीवाणु भोजी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जीवाणु भोजी कौन है, M13। क्यों, क्योंकि एक तो ये E. कोलाई का खुद का जीवाणु भोजी है, दूसरा इसका DNA रेखीय होता और द्विकुंडलित होता है, और तीसरा लैम्डा जीवाणु भोजी में अनावश्यक DNA भाग को हटाया जा सकता है ताकि वाहक अणु का आकार छोटा किया जा सके और इसके बड़े आकार का विजातीय DNA जोड़ा जा सके। तो ये भी ध्यान रखना, M13 जीवाणु भोजी की तुलना में लैम्डा जीवाणु भोजी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसके 3 कारण अपन यहाँ देख रहे हैं कि क्यों लैम्डा जीवाणु भोजी M13 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए कॉस्मिड, ये वाकई में क्या है, इसका निर्माण बारबरा हान और जॉन कॉलिंस ने किया था। ये वाकई में क्या है, प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी का संकरण है। देखो नाम सुनिए, कोसमिड। ये जो मिड शब्द है वो प्लाज्मिड से आया है और को शब्द जीवाणु भोजी से आया। तो इसे जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड को जोड़कर बनाया जाता है। ये देखो कोसमिड का डायग्राम है। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ये कोष स्थल है, किसका, जीवाणु भोजी का, और बाकी ये जो भाग दिख रहा है ये प्लाज्मिड का है। तो इसे प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी के कोष स्थल को जोड़कर बनाया जाता है। इसका उदाहरण आपको दे रखा कोसमिड PLFR5। अच्छा, अब ध्यान रखना, इस कोसमिड का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि ये 32 से 47 किलो बेस पेयर लंबा वांछित जीन भेज सकता है। यानी अब इसमें वांछित जीन भेजने की क्षमता जीवाणु भोजी से भी ज्यादा हो गई।